आवाज क्लियर है? Yes, sir. Okay. Okay. Uh, Welcome to the next lecture in the series. In the last lecture, I talked about the carbonization of coal. यानी पिछले लेक्चर में हमने कार्बनाइजेशन की बात की थी. जो हमारा कोल जो फॉर्म हो रहा था, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, वो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, जिसको हम कोक बोलते हैं. और मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि कोक और कोल में क्या फ़र्क है. अब एक स्टेप हम फॉरवर्ड ले रहे हैं कि उस प्रोसेस के अंदर हम कार्बनाइजेशन करते थे या कोक फॉर्म करते थे. हियर वी आर डूइंग लिक्विफिकेशन ऑफ कोल. यानी हमारा जो सॉलिड फ्यूल है ना, उसको हम लिक्विड फ्यूल में बना रहे हैं. डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड. हमारा एंड गोल है लिक्विड. अब लिक्विड बनाना, उसके दो प्रोसेसेस हो सकते हैं. Either we can make a liquid fuel directly or we can make a liquid fuel indirectly, but the object is same, that we want liquid fuel. The second point is that what do you think, what sort of liquid fuel do we want? In other words, सबसे ज्यादा अहमियत कौन सा लिक्विड फ्यूल रखता है? हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है लिक्विड फ्यूल के अंदर, या इंडस्ट्री में, पीआरई में सबसे अहमियत वाला लिक्विड फ्यूल कौन सा है? Petroleum, sir. पेट्रोलियम तो ओवरऑल है, पेट्रोलियम के अंदर ही होता है. या तो आपका गैसोलीन होता है, गैसोलीन का दूसरा नाम पेट्रोल होता है, या डीजल होता है. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्यूल्स हैं. और भी लिक्विड फ्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं. आपके पास हैवी ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लाइट ऑयल होता है, गैस ऑयल होता है, बट these oils are less important than the gasoline and diesel. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी गैसोलीन या डीजल होती है. तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम लिक्विफिकेशन ऑफ कोल करें ना, तो गैसोलीन या डीजल ही प्रोड्यूस करें, यानी वो C6 से लेकर C8 रेंज तक. So at the end of this lecture, a student would be able to know the importance of the coal liquefaction process. आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोल लिक्विफिकेशन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या अहमियत है. यू शुड नो द मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन प्रोसेस. आपको लिक्विफिकेशन प्रोसेस के मेथड मालूम होने चाहिए. बेसिकली दो मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है द डायरेक्ट मेथड, जिसका एग्जाम्पल है बर्जियस प्रोसेस. दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम करते हैं फिशर ट्रोप रिएक्शन. ये जो नाम फिशर ट्रोप है ना, ये दो जर्मन्स का नाम है जिन्होंने ये बनाया था. एक का नाम फिशर था, एक का नाम ट्रोप था. तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम फिशर ट्रोप हो गया. और आमतौर पे आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हुए हैं या ये प्रोसेसेस जो हुए हैं लिक्विड फ्यूल के, ये हुए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो टैंक्स होते थे, जो आपकी इक्विपमेंट होती थी, वी वांट द जर्मन्स वांटेड द फ्यूल, बिकॉज जब भी जाकर वो जंग पे जाते और लड़ाई करते, तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये उस एरा के अंदर डेवलप हुई हैं, क्योंकि आपने अपने कोल को कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप ऑफ फ्यूल के अंदर, ताकि आपकी जो इक्विपमेंट है वो चल सके. यू शुड नो अबाउट द रिएक्शंस इन द लिक्विफिकेशन प्रोसेस. आपको लिक्विफिकेशन प्रोसेस के रिएक्शन मालूम होने चाहिए, जिसके अंदर सिन गैस रिएक्शन होता है, वाटर गैस रिएक्शन होता है, और तमाम ऐसे दूसरे रिएक्शंस. आपको सिंपल फ्लो शीट्स और डायग्राम बनानी आनी चाहिए फॉर वेरियस प्रोसेसेस. अगर मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि बर्जिस प्रोसेस का डायग्राम बनाएं, या आपको मैंने बोल दिया कि फिशर ट्रोप का डायग्राम बनाएं, आपको बनानी आना चाहिए. देखिए दो तरह का डायग्राम होते हैं. एक होता है प्रोसेस डायग्राम. In a process diagram, you should be able to make the equipment and show the processes. The second type of diagram is a flow diagram. Flow diagram क्या होता है? In other words, सिर्फ प्रोसेस होती है कि स्टार्टिंग में ये हो रहा है, एंड में ये हो रहा है, बीच में ये हो रहा है, और डब्बों के अंदर होती है, यानी ब्लॉक डायग्राम होती है, जिसको हम दूसरा नाम ब्लॉक फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं. तो अगर मैंने सिर्फ फ्लो डायग्राम बोला, तो यू शुड ओनली मेक द बॉक्सेस एंड द प्रोसेस. एंड अगर मैंने प्रोसेस डायग्राम बोला, तो that is a different thing. Lastly, you should be able to understand the methanol to gasoline process with reaction.
यानी 3 रिएक्शन प्रोसेसेस हो गए। एक प्रोसेस है बर्जेस प्रोसेस, दूसरी है आपकी फिशर-ट्रोप प्रोसेस, तीसरी है आपकी मीथेनॉल टू गैसोलीन प्रोसेस। यानी एक लिक्विड फ्यूल जो है मीथेनॉल है, वो डायरेक्टली गैसोलीन बन रहा है। तो ये 3 तरह के रिएक्शंस आप पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ फ्यूल्स में। यहां तक कोई सवाल? जी आगा आयातुल्लाह, कोई सवाल? No, sir. चलें, okay, now we are moving a step forward and we'll talk about the importance of a coal liquefaction process. What is coal liquefaction? Coal liquefaction is a process in which coal is converted into liquid fuel. यानी आपका जो सॉलिड फ्यूल है ना कोल, वो कन्वर्ट हो रहा है आपके लिक्विड फ्यूल में। ये क्यों हम करते हैं? दिस इज मेनली डन टू प्रोवाइड सब्सटीट्यूट्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आपको मैंने बताया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो अगर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिप्लीट हो गए या ख़त्म हो गए, उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए आपके पास कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सको। इसलिए हम लिक्विफिकेशन प्रोसेस करते हैं। कोल को हम डायरेक्टली लिक्विफाई कर देते हैं ताकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सके। बाहर कंट्रीज के अंदर हमारी गाड़ियां इथेनॉल भी यूज कर रही हैं, ब्राजील के अंदर एंड सम अदर कंट्रीज। द होल प्रोसेस, रीजन वी डू दिस प्रोसेस इज ताकि हम पेट्रोलियम डिपेंडेंट नहीं हो। शुगर केन आपको ड्राइव करती है आपकी गाड़ियों को, बगैस ड्राइव करता है, डिफरेंट मटेरियल से आप फ्यूल्स बना सकते हो। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप डिपेंडेंट ना रहो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। दूसरी बात ये है कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोल को लिक्विफाई करना ये एक गुड ऑल्टरनेटिव है कंट्रीज के लिए विच लैक क्रूड बट हैव अबंडेंस ऑफ कोल। कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास क्रूड मिसिंग है, क्रूड ऑयल नहीं है, मगर उनके पास इतना कोल है कि वो उसी को लिक्विफाई कर कर उसको यूज कर लें। क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तो वो अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना वो उनके पास अगर सोर्सेज हैं, अगर वो कोल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास इतनी कोल है, तो वो उसी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं ताकि वो उसी का फायदा उठा सकें। तो इस सिचुएशन के अंदर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप कोल को डायरेक्टली लिक्विड फ्यूल में बनाओ। अब coal liquefaction involves producing liquids by chemically altering the coal structure. आप कोल लिक्विफिकेशन में क्या करते हो? आपका एक कोल का स्ट्रक्चर होता है, कोल के अंदर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा। आप उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई कर कर क्या करोगे? आप कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन रिलेटिव टू कार्बन को बढ़ाओगे। यानी उस कोल के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, उसको आप बढ़ाओगे कंपेयर टू कार्बन। इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं द कार्बन हाइड्रोजन रेशियो और द हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। योर ऑब्जेक्टिव इज यू इंक्रीज द हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। यानी आप हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाओगे इन कंपैरिजन टू कार्बन। जब आप कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इंक्रीज करोगे तो आपका फ्यूल जो है वो बेहतर हो जाएगा। अ गुड फ्यूल हैज अ गुड हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। और जब आप हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो बढ़ा रहे हो स्ट्रक्चर कर कर, तो ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम आप इम्प्योरिटीज कम कर रहे हो। कौन सी इम्प्योरिटीज कम कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो? वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मिनरल मैटर्स, दे आर रिमूव्ड। याद रखें कि कोल के अंदर ये इम्प्योरिटीज होती हैं विथ एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। So the objective of the coal liquefaction process is to increase the carbon to hydrogen ratio by increasing the number of hydrogen in comparison to
कार्बन। और दूसरी चीज आपने क्या करना है, जिस तरह आप ये रेशियो इंक्रीज कर रहे हो, आप दूसरी इम्प्योरिटीज कम कर रहे हो। As coal contains less hydrogen in comparison to other fuels, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कोल जो है ना, उसका जो हाइड्रोजन है कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स, कम होता है। कंपेयर अगर आप उसको कार्बन के साथ करो, आधी से ज्यादा जो आपकी एनर्जी या कॉस्ट है ना, वो किस चीज में लगती है, वो इस चीज में लगती है कि आप हाइड्रोजन और कार्बन रेशियो को इंक्रीज करो। यानी प्रोड्यूसिंग लिक्विड्स विद एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉस्ट फॉर कोल लिक्विफिकेशन प्रोसेस। यानी कोल लिक्विफिकेशन प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उस कॉस्ट में से मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट किस काम के लिए होती है? मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट होती है हाइड्रोजन का रेशियो बढ़ाने के लिए। तो ये जो सारी प्रोसेस की एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस मेनली है हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो बढ़ाने के लिए। और यही चीज आपको चाहिए। एक फ्यूल अच्छा होगा अगर उसके अंदर एक अच्छा हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होगा। ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है। पहली दो चीजें हैं वो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल है। दूसरी जो चीजें हैं वो क्रूड ऑयल और फ्यूल ऑयल है। उसके बाद गैसोलीन और मीथेन आ जाती है जो गैसियस फ्यूल होती है। इफ यू कंपेयर दिस डायग्राम, हाइड्रोजन को देखें इन रिलेशन टू कार्बन, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल में देखें, एंथ्रासाइट में 3.1 है, कार्बन 93 है। ऑब्वियसली कार्बन ज्यादा होगा, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। बिटुमिनस कोल के अंदर 5.5 और 78.1 है। कंपेयर दैट विद क्रूड ऑयल फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल और फ्यूल ऑयल में 11.2 है, 13.3 है। इसको आप मीथेन से कंपेयर करें, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन रेशियो 25 है। अब आप ये लाइन देखें, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट वेयर माई माउस इज मूविंग राइट नाउ, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, and this line is important, the last line, hydrogen to carbon ratio. You look at anthracite 0.4, bituminous coal 0.8, compare it with something like methane 4. So a good fuel should have a good hydrogen to carbon ratio. ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो अच्छा रखो। आपका जो कोल होता है ना, उसका हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम है, 0.4 0.8, ये कम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप फ्यूल की बात करते हो, कोल की बात करते हो, you mostly focus on anthracite and bituminous coal because you need to make your process feasible. आप लिग्नाइट की तरफ नहीं जाते या सब बिटुमिनस कोल की तरफ नहीं जाते अनलेस इट इज नेसेसरी, क्योंकि इनको प्रोसेस करने के अंदर आपकी एक्सपेंस इतनी ज्यादा होगी कि जो आपके प्रोडक्ट निकलेंगे तो फायदा ही नहीं है आपको कि आपने इतना कॉस्ट निकाला है। ये जो दो कोल हैं एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, इनको आपको लिक्विड फ्यूल में बनाना है। लिक्विड फ्यूल बनाने के लिए आपको इनका रेशियो बढ़ाना पड़ेगा 1.6 1.8 या मे बी 4, उस करीब उस तरफ जाना है। और इसको बनाने के लिए आपको इनका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है जब आप इसका स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन रेशियो है वो कम होगा। कंपेयर इट ओवर हियर, जब इसका हाइड्रोजन 3.1 है, ऑक्सीजन 2.4 है, सल्फर 0.7 है, 0.8 है। यहां से अगर आप ऑक्सीजन देखें, कोल में देखें, क्रूड ऑयल में देखें, कम हो रहा है, फ्यूल ऑयल में और कम हो रहा है, गैसोलीन और मीथेन में ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, 0 है। सिमिलरली विद सल्फर नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बन रेशियो बढ़ रहा है, आपकी तमाम इम्प्योरिटीज का रेशियो कम हो रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रही है ना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो बढ़ाने के लिए, ये असल चीज है जो आपके कॉस्ट बना रही है। किस चीज की कॉस्ट बना रही है? आपकी सॉलिड फ्यूल की कॉस्ट बना रही है उसको लिक्विड फ्यूल में बनाने के लिए। तो ये एक उसका पूरा डायग्राम है और मैंने आपको ये टेबल एक्सप्लेन कर बता दी है कि अगर आपको ये डेटा दिया जाए तो इस डेटा को आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। आई हैव गिवन यू दिस डेटा and I am asking you for your conclusions from your data. Like I told you before, one of your questions in your midterm is data would be given to you. You have to conclude or to make your choice why is this the best. तो यही चीज होती है डेटा कंक्लूजन कि आई हैव गिवन यू अ टेबल
You have to talk about the hydrogen carbon ratio, the carbon content, the oxygen and sulfur nitrogen, और क्या रिलेशन हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। ये बात समझ आई? यहां तक समझ आई तो फिर मैं आगे चलूंगा। कोई क्वेश्चंस? मैंने आपको पूरा नट शेल के अंदर स्ट्रांगली एक्सप्लेन कर बता दिया है जी। तो मैं अज्यूम कर लूं कि आपको ये बात समझ आ गई है सबको, या तो सबको रिपीट कर दें थोड़ा। क्या रिपीट करना है तो बोले ना, क्या रिपीट? रेशो, ये रेशो में चेंजिंग क्यों आ रही है, समझ में नहीं आया। देखिए, रेशियो में चेंजिंग इसलिए आ रही है क्योंकि एक अच्छा फ्यूल वो ही होता है जिसका आपको रेशियो चेंज करना है, यानी कोल का जो रेशियो है वो कम है। अगर आपने एक फ्यूल, अच्छा फ्यूल चाहिए, आप कोल को लिक्विफाई कर रहे हो रेशियो चेंज करने के लिए। चेंजिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आप खुद चेंजिंग कर रहे हो। आप कैसे चेंज कर रहे हो? आप हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा रहे हो। किसके रिलेटिव बढ़ा रहे हो? कार्बन के रिलेटिव। ये आपको करना है, इसलिए चेंज आ रही है। कैसे आ रही है, कौन सी प्रोसेस से आ रही है, दिस डजंट मैटर राइट नाउ। द ओनली थिंग इज योर गोल इज टू इंक्रीज दिस। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपका फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं होगा, यूज नहीं हो सकता। और जितना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो आपका कम होगा, उतनी इंप्योरिटीज आपकी ज्यादा होंगी। यहां पर देखें, कार्बन हाइड्रोजन रेशियो 0.4 है। इंप्योरिटीज देखें, इंप्योरिटीज उतनी ज्यादा हैं। जितना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम है, उतनी इंप्योरिटीज ज्यादा हैं। यहां पर हाइड्रोजन कार्बन रेशियो ज्यादा है, इंप्योरिटीज देखें ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हैं। क्यों कर रहे हो? फॉर योर ओन बेटरमेंट। यू वॉन्ट टू मेक योर फ्यूल अ गुड फ्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल ये होता है कि आप एक फ्यूल भी अच्छा बनाओ ताकि उससे डिफरेंट प्रोसेसेस कर सको, एनर्जी मिल सके, और कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। बात समझ आई? यस सर, थैंक यू। चलें, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ कोल की। आमतौर पे जब हम कोल को लिक्विफाई करेंगे तो हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं कोल लिक्विफिकेशन के लिए। पहला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन, जिसको हम DCL भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन बोलते हैं, यानी ICL। एक दफा आप पूरा नाम लिख दें, डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन, उसके बाद आप कंटिन्यूसली शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे दो मेन मेथड्स हैं लिक्विफाई करने के लिए कोल को। द above two methods the above two methods are then further divided into different processes। ये जो ऊपर मेरे दो मेथड्स हैं ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। यानी जो आपका डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन है वो होता है आपका बर्जियस प्रोसेस। जो आपका इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन है उसके अंदर दो प्रोसेसेस आ जाएंगी। एक आपकी होगी फिशर ट्रोप प्रोसेस, दूसरी आपकी होगी मीथेनॉल डायरेक्टली टू गैसोलीन प्रोसेस। मेन डिफरेंस क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन और इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन में क्या प्रोसेस है, मेन जो डिफरेंस होता है ना वो ये है कि डायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन में it converts your coal into liquid directly without having to rely on intermediate step। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली आप कोई और स्टेप करने के बजाय अपने कोल को डायरेक्टली लिक्विड फ्यूल के अंदर बना सकते हो। आपका सिंगल स्टेज प्रोसेस है, आपका जो कोल है सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड बन गया। इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या होती है कि उसके अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। आप डायरेक्टली सॉलिड टू कोल नहीं जा सकते, आपको बीच में एक स्टेप करना पड़ेगा, और बीच में जो स्टेप होता है वो गैसिफिकेशन स्टेप होता है। यानी आपको अपने पहले कोल को गैसिफाई कर गैस बनाना पड़ेगा, उस गैस को आपको कंडेंस करने के बाद उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। तो बात समझ आई? डायरेक्ट के अंदर डायरेक्टली यू गो फ्रॉम कोल टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, और इनडायरेक्ट के अंदर सॉलिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू गैस, द गैस इज देन कंडेंस्ड एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड,
फाइनल प्रोडक्ट आपका दोनों में सेम है, योर ऑब्जेक्ट इज द सेम, यू नीड अ लिक्विड फ्यूल, बट हाउ यू गेट टू दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। क्लियर हुआ? कोई सवाल? चलें, ये देखें, अगर आपको कोई बोले कि कितने मेथड्स ऑफ कोल लिक्विफिकेशन है, देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर कोल लिक्विफिकेशन टू लिक्विड प्लांट्स। इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट है, एक ऑप्शन डायरेक्ट है। अगर हम इधर देखें, पहले डायरेक्ट लिक्विफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिक्विफिकेशन देखें तो ये मेरा कोल है, ये देखें, ये एरो गैसिफिकेशन पे नहीं आ रहा है, ये यहाँ जाकर पहली प्रोसेस को बाईपास कर कर लिक्विफिकेशन पे जा रहा है डायरेक्टली, यानी आपने डायरेक्टली सॉलिड को लिक्विड बना दिया। वो अलग बात है कि उसके बाद आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफाइनिंग इज नेसेसरी। once you get your liquid fuel, you need to refine it to your desired product. Your desired product is gasoline. तो आप रिफाइन करोगे, फिर आप लिक्विड फ्यूल बनाओगे। दिस इज डायरेक्ट लिक्विफिकेशन। इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन में देखें, पहला स्टेप है गैसिफिकेशन, यू नीड टू डू गैसिफिकेशन। उसके बाद आप एक दूसरा स्टेप करोगे फिशर ट्रोप सिंथेसिस, एफटी सिंथेसिस जिसको आप बोलते हो। उसके बाद आप जाकर उस एफटी सिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को रिफाइन करोगे जो आपको लिक्विड फ्यूल देगा। इसी तरह जो तीसरा प्रोसेस था मैथिलीन टू मिथेनॉल टू गैसोलीन, दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट प्रोसेस। बात वही है कि आपको पहले कोल को गैसिफाई करना पड़ेगा, पहले गैस बनेगी, वो गैस को फिर आप फर्दर मीथेनॉल सिंथेसिस करोगे जिसमें मीथेनॉल प्रोड्यूस होगा, उस मीथेनॉल को आप गैसोलीन बनाओगे और फिर लिक्विड फ्यूल्स में जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर दिस मिडिल वन इज द डायरेक्ट लिक्विफिकेशन, the top one and the bottom one are two examples of indirect liquefaction. Indirect liquefaction में the first one is the Fischer-Tropsch synthesis, the second one is methanol to gasoline. In both of them you need an intermediate step. Your intermediate step is gasification, यानी gasification के बगैर ये process नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन के अंदर एक स्टेप करना लाजमी है जिसको आप इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हो, जिसको हम गैसिफिकेशन बोलते हैं। आपने पहले अपने कोल को गैसिफाई करना पड़ेगा, एक दफा आपका कोल गैसिफाई हो गया, गैस बन गई, फिर आप उसकी फर्दर प्रोसेसेस करते रहें। बात समझ आई? कोई सवाल इस डायग्राम को देखकर? तो इस तरह दिस इज अ फ्लो डायग्राम। तो हो सकता है कि आई कैन टेल डायरेक्ट यू, वाला जो है एक सेकंड, हो सकता है कि आई कैन टेल यू कि on a flow diagram show the different methods of coal liquefaction. This is called a flow diagram. आपने सिर्फ initial product दिखाना है coal, आपने final product दिखाना है liquid fuels, उसके बाद आपने ये डब्बे दिखाने हैं। These are flow diagrams के पहले गैसोलीन हो रही है, गैसिफिकेशन हो रही है, फिशर ट्रोप हो रहा है, रिफाइन कर रहे हो, लिक्विड फ्यूल बन गया। मेथनॉल टू गैसोलीन के अंदर गैसिफिकेशन कर रहे हो, मीथेनॉल सिंथेसिस करोगे, मीथेनॉल टू गैसोलीन बन जाएगा और डायरेक्ट लिक्विफिकेशन हो रही है। अब पूछें अपना सवाल। सर ये जो आपने वो बर्जर को बताया था, ये डायरेक्ट वाला वही है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट में एक एग्जांपल है। ये फिशर हो गया ऊपर वाला, और ये बर्जर आपने बर्जियस बताया। से अभी आ रहे हैं, डायरेक्ट की अभी बात करेंगे। ये क्लियर हो गया? इधर डायग्राम तक क्लियर हो गया? जी सर। चलें, अब अप्रोचेस ऑफ कोल लिक्विफिकेशन, यानी एक जो अप्रोच होता है वो होता है आपका डायरेक्ट लिक्विड लिक्विफिकेशन के अंदर। डायरेक्ट लिक्विफिकेशन के अंदर दो चीजें आप कर सकते हो, कार्बनाइजेशन जो मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा पायरोलिसिस, आप ब्रेक करते हो बायोमास को, ये दो अलग चीजें हैं। तीसरी जो आप प्रोसेस कर सकते हो, हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, कि आप डायरेक्टली हाइड्रोजनेट कर कर इसको यूज कर सकते हो। जो दूसरी प्रोसेस है इनडायरेक्ट लिक्विड लिक्विफिकेशन, इसमें दो प्रोसेस कर सकते हो। पहली प्रोसेस है सिन गैस क्रिएटेड फर्स्ट, दूसरा फिशर ट्रोप प्रोसेस। ये आपस में रिलेटेड हैं। आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये सारी क्या प्रोसेसेस है, ये अप्रोच है जो आप ले सकते हो। अगर मैं पायरोलिसिस की डिटेल में चला जाऊं तो वो एक दूसरा एक सिचुएशन बन जाएगा। तो हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि कार्बनाइजेशन, पायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, these are three approaches you can take in direct liquefaction. अब आ जाओ बर्जियर प्रोसेस।
Direct coal liquefaction was developed by Frederick Burgess. It was started commercially in Germany close to Second World War. अभी मैंने आपको बताया था, to meet the huge demand of liquid fuel at that time. World War II में you needed liquid fuel. Your tanks needed liquid fuel. Your artillery needed liquid fuels. You needed it for your transport. इसीलिए ये सारी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, बर्जेस प्रोसेस हो रही है, फिशर ट्रोप प्रोसेस हो रही है, ये क्लोज टू वर्ल्ड वॉर 2 हो रही हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है? वेरी सिंपल प्रोसेस, जो मेन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. द कोल इज फाइनली ग्राउंड एंड ड्राइड इन अ स्टीम ऑफ हॉट गैस. आपका जो कोल है ना, उसको आप ग्राउंड कर देते हो, यानी आप क्रश कर देते हो, ग्राइंडिंग ऑफ कोल कर देते हो. आपने जब उसको ग्राउंड कर दिया पाउडर में, आप उसको ड्राई करते हो स्टीम ऑफ हॉट गैस के अंदर. आप हॉट गैस से उसको रिएक्ट कर लोगे. आपका जो ड्राई प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट जो हो रहा है, इट इज मिक्स्ड विद द heavy oil which is recycled from the process to form a coal oil slurry field. ये जो heavy oil होता है, ये आपका डायरेक्ट लिक्विफिकेशन के अंदर खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा होगा. आपने इसको रिसाइकल करना है एक कोल ऑयल स्लरी फीड बनाने के लिए. जो आपकी स्लरी है, स्लरी क्या होता है? स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. तो इस स्लरी के अंदर जो सॉलिड पोर्शन होगा वो कोल होगा, बाकी आपका लिक्विड और फ्लूइड वहां से आ रहा होगा हेवी ऑयल से. The slurry contains about 30 to 50% coal. It is heated in a reactor at about 450 डिग्री सेल्सियस. ये आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि बर्जियस प्रोसेस के अंदर स्लरी आपका अबाउट 30 to 50% होता है, जो आपकी फीड होती है. आपकी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस, और आपकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं वो होती हैं अबाउट 14 to 22 मेगा पास्कल फॉर अबाउट 1 आवर. तो अगर कोई इसको अबाउट 14 to 20 भी लिख दे या 15 to 20 भी लिख दे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. यू डू नॉट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट कि 14 to 22 मीन्स 14 to 22, रफली 14 to 22. इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस. कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं? टंगस्टन यूज होता है, मॉलिबेडनम यूज होता है, मॉलिबेडनम सल्फाइड. टिन या निकल यूज होता है, ओलिएट यूज होता है. टू टिन, निकल, ओलिएट. ओलिएट एक डिफरेंट एक मेटल्स होता है, वो यूज हो रहा होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन. कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? कैटलिस्ट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस. The reaction produces heavy oil, middle oil, gasoline and gases. 4 फ्रैक्शन हो सकते हैं. heavy oil होता है, middle oil होता है, gasoline होता है, gases होता है. You make use of gasoline. ये आपका डायरेक्ट हो गया. जो डायरेक्ट आपका मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट मेथड से गैसोलीन बन गया. दिस इज योर डिजायर्ड फ्यूल. जो हैवी ऑयल होगा वो आप रिसाइकल कर लोगे अपने फीड के साथ. अभी जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो आप देखेंगे दीज आर जस्ट जेन्युइन कंडीशंस ऑफ द बर्जियस प्रोसेस. अब ये प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए बर्जियस प्रोसेस के अंदर द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस इज NC. C रिप्रेजेंट करता है आपका कोल. N कोई भी वेरिएबल हो सकता है उससे पहले. NC प्लस N माइनस एक्स प्लस 1 H2, यानी आपका कोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ. ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है. मैंने आपको क्या कहा था कि डायरेक्ट लिक्विड लिक्विफिकेशन इज अ अप्रोच इज हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन मींस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यानी आप ये एज्यूम कर लें कि ये आपका कोल है, ये आपका कोल है, ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो सकता है. ये आपको क्या देगा? CnH2n माइनस 2x प्लस 2. ये कोई आपको आपका कोई प्रोडक्ट दे रहा है. तो मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये रिएक्शन भी दे सकता हूं और फिर आपसे रिवर्स में जा सकता हूं कि ये रिएक्शन कौन सी प्रोसेस के लिए है. तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज फॉर द बर्जियस प्रोसेस वेयर x इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि x आपको बताएगा कि आपके जो कंपाउंड्स हैं वो कितने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. यानी ओलिफिन बन सकता है, ओलिफिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. एरोमेटिक बन सकता है, एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड.
The immediate product from the reactor is stabilized by passing it over a hydrotreating catalyst. ये जो आपका product होगा, I do not know what my product is. It can be C1, it can be C2, it can be C3, any number of carbon. ये जो immediate product होता है, ये पास ओवर होता है हाइड्रोट्रीटिंग कैटलिस्ट के लिए, यानी दो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं. पहला जो कैटलिस्ट है वो यूज हो रहा है आपकी प्रोसेस के लिए जो टंगस्टन मॉलिबेडनम सल्फाइड टिन या निकल ओलिफेट होते हैं. दूसरा जो होता है वो एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है आपका हाइड्रोट्रीटिंग कैटलिस्ट यूज हो रहा है. ये आप हाइड्रोट्रीटिंग कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हो? हाइड्रोट्रीटिंग क्या होती है मैंने पहले भी बताई थी, मगर आपको क्या लगता है हाइड्रोट्रीटिंग क्या होगी? हाइड्रोट्रीटिंग का मतलब क्या है और हाइड्रोट्रीटिंग क्यों करते हैं? जी, हाइड्रोट्रीटिंग हम करते हैं प्योरिटी अचीव करने के लिए. हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे टू ट्रीट योर प्रोडक्ट, यानी आप उसका सल्फर रिमूव करेंगे, आप उसका निकल रिमूव करेंगे, आप उसका नाइट्रोजन रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे. द वर्ड हाइड्रोट्रीटिंग मींस ट्रीटिंग विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या विद वाटर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. तो जहां पर आपने हाइड्रोट्रीटिंग देखा उसका मतलब है आप प्योरिफिकेशन कर रहे हैं पानी या हाइड्रोजन ऐड कर कर. जो आपका प्रोडक्ट स्ट्रीम है ना, जो यहां तक प्रोडक्ट निकला है, it is high in naphthenes and aromatics. How do I know this is high in naphthenes or aromatics? अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दे दिया और आपसे ये पूछ लिया how do you know it is high in naphthenes and aromatics? Why is it not high in alkanes? What would be the answer? देखें, the answer is in front of you, where x is the degree of unsaturation. नेफ्थीन्स और एरोमेटिक्स के अंदर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड ज्यादा होती हैं कंपेयर टू पैराफिन, इसलिए इट इज लो इन पैराफिन बिकॉज पैराफिन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. पैराफिन जो आपके होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होती, इसीलिए आपका जो ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट है आपके पास पैराफिन कंटेंट कम है. ओलेफिन्स भी आपके पास कम है. ओलेफिन्स अनसैचुरेटेड होती हैं, डबल बॉन्ड होती है, मगर इधर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो ज्यादा है, और ज्यादा डबल बॉन्ड आपकी होंगी नेफ्थीन्स के अंदर और एरोमेटिक्स के अंदर. एरोमेटिक आपकी बेंजीन है तो 3 डबल बॉन्ड तो आपकी डायरेक्ट बेंजीन स्ट्रक्चर में हो जाती हैं. तो डिफरेंट फ्रैक्शंस आपके जो होते हैं ना, दीज आर पास्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. आपके पास जो डिफरेंट फ्रैक्शन हुए, फ्रैक्शन से क्या मुराद? नेफ्थीन एक फ्रैक्शन हो गया, एरोमेटिक का एक और फ्रैक्शन हो गया. ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं दे आर पास्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी जिसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं. पीछे डायरेक्ट के अंदर हमने यही कहा था ना, हमने डायरेक्ट में क्या कहा था? डायरेक्ट में पहले लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विफिकेशन आपने कर लिया, उसके बाद रिफाइनिंग होगी. ये जो प्रोसेस है ना ये रिफाइनिंग है. रिफाइनिंग में हम क्या कर रहे हैं ये आप पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग में दोबारा पढ़ेंगे, मगर हम क्रैकिंग करेंगे. व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग इज द breaking of the high molecules into lower more useful molecules with the addition of a catalyst, heat या steam. 3 या 4 तरह के कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं. तो ये जो चीज होती है ये क्रैकिंग होती है. बेसिक फंक्शन कैटलिस्ट का क्या होता है? क्रैकिंग का क्या होता है? क्रैकिंग ब्रेक्स अ हाई कार्बन चेन इनटू अ स्मॉलर कार्बन चेन. दूसरा क्या आपका रिएक्शन होता है? रिफॉर्मिंग. रिफॉर्मिंग क्या करती है? रिफॉर्मिंग आपकी गैसोलीन प्रोड्यूस करती है. रिफॉर्मिंग का दूसरा नाम होता है प्लेटफॉर्मिंग. ये पीआरई में आप दोबारा पढ़ेंगे, मगर रिफॉर्मिंग क्या करती है? जो आपकी नेफ्थीन्स होती है ना, नेफ्था, आपके नेफ्था को डायरेक्टली गैसोलीन में बनाती है. दैट इज रिफॉर्मिंग. ऑलवेज रिमेंबर दैट गैसोलीन फॉर्म्ड फ्रॉम नेफ्था इज रिफॉर्मिंग. जिसके बाद आप उसका गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर चेक करते हो कि हाई ऑक्टेन है, लो ऑक्टेन है. दैट इज अगेन गोइंग इनटू पीआरई. आई विल नॉट गो इन द डिटेल, मगर आपका फंक्शन ये है कि आपका जो प्रोड्यूस फ्यूल ऑफ योर डिजायर्ड क्वालिटी. व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर्ड क्वालिटी? हाई ऑक्टेन नंबर. आपका जो गैसोलीन होना चाहिए दैट शुड हैव अ हाई ऑक्टेन नंबर,
इसीलिए दो तरह के ऑक्टेन नंबर होते हैं, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, लो ऑक्टेन पेट्रोल, और आपका जो डिजायर्ड होता है वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है। हाइड्रोजन जो आपका निकलता है हाइड्रो ट्रीटिंग से, दैट कैन बी रिसाइकल्ड। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जितना रिसाइकल कर सकते हो आपको रिसाइकल करना है। और फिर अब हमारे पास क्या हुआ है कि एवोल्यूशन जो हो गई है, इसके अंदर हमारे पास 2 स्टेज हाइड्रो लिक्विफिकेशन प्लांट्स होते हैं। पहले जमाने में सिंगल स्टेज होता था, अब कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 2 हो गए। तो अगर आपसे कोई बर्जेस प्रोसेस पूछे तो आपको बर्जेस प्रोसेस के अंदर सिर्फ उसकी रिएक्शन कंडीशंस मालूम होनी चाहिए कि 30 to 50% कोल होता है, स्लरी 450 डिग्रीज 14 to 22, प्रोसेस क्या हो रही है, फाइनली ग्राउंड करना होता है, उसको स्टीम से ऐड करना होता है, ड्राइड इन अ स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस से ड्राई करना होता है। उसके बाद जो मेन चीजें हैं, यू शुड नो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जब आप ये रिएक्शन करते हो तो आपको मेनली मिलते हैं एरोमेटिक्स और नेफ्थीन्स, ओल्फीन्स कम मिलते हैं, पैराफिन कम मिलते हैं। वो जो मेन जो चीजें आपको मिल रही हैं एरोमेटिक्स एंड नेफ्थीन्स, उनकी आप फर्दर प्रोसेस करोगे। 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसेसेस आर, नंबर 1 इज रिफॉर्मिंग, नंबर 2 इज क्रैकिंग। दीज 2 प्रोसेसेस आपको लाजमी करनी पड़ेंगी बिकॉज दीज आर द रिफाइनिंग प्रोसेसेस। इसके बाद आपको गैसोलीन मिलेगा। This is the main process in a nutshell. Obviously do not depend upon this process, do your further reading. ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं। अ गुड आंसर विल हैव फर्दर डिटेल्स जो आपको नेट से मिल जाएंगी, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर एन एवरेज आंसर। कि आपका आंसर चलो सफिशिएंट हो, बट इट इज नॉट देयर फॉर फुल मार्क्स। अब दिस इज द बर्जेस प्रोसेस। आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट द बर्जर प्रोसेस। वही चीज हो रही है जो मैंने आपको अभी बताई है। ये जो हैवी ऑयल वाली स्ट्रीम है ना, ये बाद में देखिएगा क्योंकि ये रिसाइकल हो रही है। हम बात करते हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या, और ये प्रोसेस देखकर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपका जो कोल है आप उसको पाउडर्ड करते हो या ग्राउंड करते हो। सो इनिशियली यू टेक योर कोल, यहाँ पर लिखा है द कोल इज फाइनली ग्राउंडेड एंड ड्राइड इन स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस। आपने कोल लिया, आपने उसको पाउडर किया, पाउडर करने के बाद आपने उसको कैटलिस्ट में डाला विच इज आइदर टिन और निकल ओलिएट। यही बात हुई, टिन और निकल ओलिएट यूज होते हैं। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, स्पीड अप द रिएक्शन। मोलिब्डेनम सल्फाइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट यूजली टिन और निकल इज यूज्ड। द पर्पस ऑफ द कैटलिस्ट इज टू स्पीड अप द रिएक्शन। आपने पाउडर्ड कोल लिया, आपने उसको स्पीड करने के लिए रिएक्शन के अंदर इस रिएक्टर में, इस चेंबर में डाल दिया। इस चेंबर में कन्वर्टर के अंदर उसकी अपनी कंडीशन है। एक कंडीशन है कि 450 डिग्रीज हो, वो भी मैंने बताया है। दूसरा आपका प्रेशर होना चाहिए 14 to 22 मेगा पास्कल, विच इज रफली 200 to 250 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर देखें, अगर कोई बोले 200-250 के अंदर है, ये एटीएम के अंदर है, ये मेगा पास्कल के अंदर है। बात वही है, क्योंकि अगर आप 250 को करोगे कन्वर्ट तो वो इतना ही आएगा, रफली 20 मेगा पास्कल्स के करीब आएगा, 20 मेगा पास्कल्स के करीब ही आएगा। तो आपने उसको ये कंडीशन दे दी। साथ में आपने क्या कहा था कि ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, H2 आप ऐड कर रहे हो। क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है इट्स अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आई हैड मेंशनड इट समवेयर। इन अ हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर 450 डिग्री 14 to 22 मेगापास्कल हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर, यानी आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वन ऑफ द अप्रोचेज इज हाइड्रोजनेशन। तो सही है, आपने हाइड्रोजनेशन भी कर दिया, ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये जो आपका मिक्सचर है ये किस फॉर्म में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इसको हीट किया, आप इसको इसके रिएक्टर में ले गए, रिएक्टर में जाकर जब आपने इसको 400-450 डिग्री पे हीट किया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैस फॉर्म में बनेगा। रिएक्टर से आपका गैसियस फॉर्म के अंदर ये गैस की फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पर गैस की फॉर्म में आया, ये दूसरे चेंबर में आया जिसको आप कंडेंसर बोलते हो। कंडेंसर का काम क्या है, आप उस गैसियस हॉट प्रोडक्ट को ठंडा करो, कूल करो ताकि वो क्रूड ऑयल बने। यही हो रहा था कि जब आपके प्रोडक्ट हो रहे थे वो आपके फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स
लिक्विड्स बन रहे थे, तो आपने जब कंडेंस किया तो आपके पास क्रूड ऑयल बना। यानी कंडेंस करने के बाद जब आप इसको कंडेंस कर कर लेकर गए तो यहाँ पर जो ये निकल रहा है ये क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकल रहा है। जब ये आ रहा है तो ये गैस के फॉर्म में आ रहा है, जब ये यहाँ से जा रहा है तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर मैंने आपसे यहाँ बना दिया ए और बी और आपसे पूछा स्टेट क्या है, स्टेट एट ए इज गैसियस स्टेट, स्टेट एट बी इज अ लिक्विड स्टेट। क्यों लिक्विड हो गया? क्योंकि कंडेंसर का काम ही ये है कि कंडेंसर ने इसको कूल कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब ये क्रूड ऑयल आ रहा है तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस ये या बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ये इसको डिवाइड कर देगा। सबसे ऊपर आपकी गैसेज होंगी, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ था कि आपको गैसेज मिलती हैं। गैसेज के नीचे आपके पास आपके लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें गैसोलीन, mixture of middle oil, heavy oil. Heavy oil will obviously be at the bottom, middle oil would be at the center, gasoline would be at the top. ये तीन प्रोडक्ट आपको यूजुअली मिलते हैं। अब ये गैसोलीन आपको नेफ्था से भी मिल सकती है। अब क्या हो रहा है बात कि ये जो तीन आपको प्रोडक्ट मिल गए ना, ये किस चीज पे डिपेंडेंट हैं? नंबर वन, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। नंबर टू, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एपीआई ग्रेविटी। एपीआई ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीआई ग्रेविटी इज इक्वल टू 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी minus 131.5. That is the formula for API gravity. I repeat, 141.5 divided by specific gravity minus 131.5. अब गैसोलीन की जो API ग्रेविटी है ना वो नीचे वाले कंपाउंड से ज्यादा होगी, यानी lower the API gravity higher the boiling point, इनवर्सली रिलेटेड होता है। ये हेवी ऑयल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इसीलिए ये नीचे है, मगर इसकी एपीआई ग्रेविटी उतनी ही कम है। तो इसको याद रखें कि जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका एपीआई ग्रेविटी ज्यादा भी होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट गैसोलीन का कम है इसीलिए वो फ्रैक्शनेटर के अंदर ऊपर है, इसका एपीआई ग्रेविटी ज्यादा होगा। गैसेस का जो एपीआई ग्रेविटी है वो और ज्यादा होगा क्योंकि गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट और भी कम है। अच्छा, तो अब ये आपको तीन प्रोडक्ट मिल गए। इन तीन प्रोडक्ट के अंदर से, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, NC plus N minus X plus 1 H2CN H2N 2X plus 2, दिस इज हैपनिंग ओवर हियर। रिएक्टर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन यहाँ हो रहा है, फिर प्रोडक्ट्स आपको निकल रहे हैं। अब ये जो तीन प्रोडक्ट निकले, गैसोलीन, मिडिल ऑयल एंड हेवी ऑयल। हेवी ऑयल मैंने आपको क्या कहा, रिसाइकल हो रहा है आपकी फीड के साथ, तो इसको आपने रिसाइकल कर दिया, यहाँ से आप ले गए बैक इनटू योर फीड, which was initially told you over here. I told you the dry product is mixed with heavy oil. Dry product आपका क्या है? Powdered coal, उस वक्त dry है। It is mixed with heavy oil. ये कोई बता सकता है कि यहाँ पर हम H2 क्यों ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी गैसोलीन है, यहाँ भी गैसोलीन है, फर्क क्या है? यहाँ क्यों H2 ऐड कर रहे हैं? इस गैसोलीन और इस गैसोलीन में क्या फर्क है? देखें, इसमें ये फर्क है कि ये जो गैसोलीन है ये वैसी गैसोलीन बन रही है, ये जो गैसोलीन है ना ये मिडिल ऑयल से बन रही है। जब आप H2 को ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप हाइड्रोट्रीटिंग कर रहे हो, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर रहे हो। ये देखो, the different fractions are passed for further processing like cracking and reforming to produce fuel of desired quality. जो रिफॉर्मिंग आप कर रहे हो, कैटालिटिक कर रहे हो, उसके अंदर आप हाइड्रोजन कर रहे हो फर्दर प्रोसेस के लिए। इन अदर वर्ड्स यू आर रिफाइनिंग। आपकी ये जो मिडिल ऑयल है ना, इसके अंदर आप मजीद H2 कर रहे हो ताकि आपकी प्रोसेस रिफाइन हो जाए, आपको फर्दर गैसोलीन मिल जाए। और ये जो गैसोलीन मिलती है ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन होती है बिकॉज दिस इज रिफाइंड गैसोलीन, यानी ऑक्टेन नंबर इसका ज्यादा होगा। So that is what the Berger process is. I'll repeat it once more for your convenience. Berger process के अंदर आपका जो
मटेरियल है वो पाउडर्ड कोल है. यू ग्राइंड योर कोल, यू मेक इट इनटू अ 30 to 50% स्लरी. ग्राइंड कर कर आप इसको इस कंटेनर में डाल देते हैं. कंटेनर के अंदर आप कैटलिस्ट होता है, द कैटलिस्ट मिक्सेस विद द powdered coal. Is catalyst the best catalyst to use is skin or zinc olefiate. You take this converter into your reactor. Reactor conditions are 450 degrees Celsius and 200-250 degrees atm pressure. Your condition should be hydrogen. Therefore, do not forget to add this hydrogen. या hydrogenation reaction होता है, आपको hydrogen add करना पड़ता है. पहले प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन आप इसलिए ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर करने के लिए. दूसरे में आप हाइड्रोजन इसलिए ऐड कर रहे हैं ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग करने के लिए. तो 2 दफा हाइड्रोजन ऐड होगा. जब आप रिएक्टर में ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 400-450 डिग्री इज हाई टेम्परेचर. योर प्रोडक्ट वुड कम इन द फॉर्म ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट है? इट इज दिस प्रोडक्ट. ये कुछ भी हो सकता है, CnH2n-2x+2. इस प्रोडक्ट के अंदर यू कैन हैव एरोमेटिक्स, यू कैन हैव नेफ्थलीन्स, यू कैन हैव पैराफिन्स, यू कैन हैव फोर्थ वन क्या है? ओल्फिन्स. पैराफिन्स और ओल्फिन्स का जो रेशियो है वो कम है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके ज्यादा हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके कम हैं. ये आपके गैसियस फॉर्म में निकल रहे हैं. ये जब गैसियस फॉर्म से निकले तो इसको आप कंडेंसर में डाल रहे हो. कंडेंसर में पास करने का मकसद क्या है? आप इसको कूल डाउन कर दो और इसको लिक्विड फॉर्म बना दो. सो योर गैसियस फॉर्म बिकम्स एंड कम्स एंटर अ कंडेंस्ड लिक्विड फॉर्म. Once it is in a liquid form, you need further treatment, fractionating column. मगर एक चीज इस डायग्राम में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ. बिफोर गोइंग इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यू शुड डू हाइड्रो ट्रीटिंग. हाइड्रो ट्रीटिंग आप इसलिए करते हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालने से पहले ताकि आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम खराब नहीं हो. अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर सल्फर है, दीज कैन डैमेज योर इक्विपमेंट इन योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. फाउलिंग हो सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, पाइप्स डैमेज हो सकते हैं, वाल्व डैमेज हो सकते हैं. सो हाइड्रो ट्रीटिंग इज ऑलरेडी डन, which is exactly what I told you over here. The immediate product from the reactor is stabilized by passing it over a hydro treating catalyst. यानी आपने जब प्रोडक्ट निकाल लिया तो एक स्टेप यहाँ पर मिसिंग है, which is essential that you should hydro treat it. Once it is hydro treated, it goes into the fractionating column where on the basis of boiling point or API gravity it is differentiated. Again, API gravity is 141.5 divided by specific gravity of your component minus 131.5. So on basis of that, you get 4 fractions. Light gases are escape and you can collect them. Your other 4 fractions are gasoline, जिसके अंदर naphtha भी हो सकती है. Naphtha is converted to gasoline. Your middle oils and your heavy oil. Your heavy oil is directly recycled back in the process. The middle oil के अंदर you add further hydrogen. This hydrogen is added to treat your product further. यहाँ पर middle oil का एक एग्जाम्पल होता है naphtha. इस naphtha को आपने ब्रेक करना है into high octane gasoline. So you add hydrogen for further treatments with hydrogen to do 2 processes. एक प्रोसेस होती है क्रैकिंग, दूसरी प्रोसेस होती है रिफॉर्मिंग. They need hydrogenation. अगर आप पीआरई में पढ़ेंगे तो आपको रिफॉर्मिंग में मालूम पड़ेगा कि मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं. तो ये जो गैसोलीन है ये इस गैसोलीन से डिफरेंट है बिकॉज दिस इज द रॉ गैसोलीन. दिस इज नॉट रिफाइंड एट दिस मोमेंट. दिस गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग. इट इज हाई ऑक्टेन गैसोलीन. पेट्रोलियम की जबान के अंदर कोई चीज जो रिफाइंड होती है ना, स्पेशली गैसोलीन, उसको हम हाई ऑक्टेन बोलते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन दिस गैसोलीन एंड दिस गैसोलीन इज दिस वुड बी हाई ऑक्टेन, दिस इज रिफाइंड गैसोलीन, दिस इज द रॉ गैसोलीन. दैट इज अबाउट ऑल. तो ये पूरी प्रोसेस बता दी. तो अगर डायग्राम के देख के अंदर भी आप पूरी अपनी कहानी लिख सकते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न दिस वर्ड फॉर वर्ड. This is for your help. You can look at this whole diagram and you can explain the whole process. You can draw this diagram. Draw करने के लिए भी आपको shapes नहीं बनाने की जरूरत है. अगर मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बोलूं तो आप डायरेक्टली ब्लॉक्स बना सकते हैं. इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक. अगर मैं आपको प्रोसेस बोलूं तो आप एक रफ सा शेप बना सकते हैं. मगर आपको आपकी प्रोसेस मालूम है कि ये शुरू कहां से हो रहा है, ये एंड कहां से हो रहा है. सिर्फ एक चीज इस डायग्राम के अंदर याद रखिएगा जो मिस हो रही है, वो मैंने उस पर एम्फेसिस दिया है.
वो किस चीज पे दिया है? वो इस चीज पे दिया है कि क्रूड ऑयल जो यहाँ पर है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने से पहले ये हाइड्रोट्रीट होता है। तो ये नहीं भूलिएगा कि मैं इसको हाइड्रोट्रीट करना भूल जाऊं, वरना आपके कुछ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोट्रीटिंग इज अ मस्ट। अगर आप हाइड्रोट्रीट नहीं करेंगे तो आपका पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिस्टर्ब होता है। जी